बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। कराची की मईशत में ताजरों का बड़ा हाथ है और सिर्फ ना कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान की सतह पे कराची की मईशत एक अहमियत रखती है। इसमें यहाँ पे ताजरों के हवाले को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसमें कुछ सवाल ज़रूर उठते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और साथ साथ टैक्सेस का बढ़ता हुआ जोर, ये तमाम चीज़ें ताजरों को परेशान ज़रूर करती हैं। ऐसे में एक बात होती है कि एहसन इकबाल साहब जब कराची में ताजरों से मिलते हैं तो एक जुमला कहीं से फिक्रा आता है कि मुराद की जगह मरियम दे दें। ये जुमला बस ऐसे ही था और वजाती बयान भी जिसने कहा उनका भी आ गया, लेकिन साथ साथ इस वक्त हम देख रहे हैं कि सिंध हुकूमत इस पर काफ़ी नाराज नजर आती है। उनके बयान अपनी जगह नजर आते हैं और कहते हैं कि कुछ लोग जो कि इस वक्त एक टोला जो यहाँ पे ही काम कर रहा है, जबकि मुराद अली शाह अपनी पूरी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और ताजरों के साथ एक बेहतर रवैया लेके कराची और पूरे सिंध की जो है वो यहाँ पे रहनुमाई कर रहे हैं। और इस तरह हम कह सकते हैं कि इस वक्त ये कहना कि मरियम की जगह जो है मुराद की जगह हमें मरियम दे दें, ये जुमला कुछ मुनासिब नहीं है। ठीक है जनाब, तमाम बातें अपनी जगह होती हैं, लेकिन क्या वाकई ग्राउंड रियलिटीज़ हमें यही कहती हैं कि कराची में जो इस वक्त सूरत हाल है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की हो, चाहे वो टैक्सेस के हवाले से हो, क्या वो इतनी मुतमईन करने वाली है कि ये बातें ना की जाएं? क्या वाकई कराची के ताजरों के मसाइल सुनने के लिए सिंध गवर्नमेंट संजीदा है? तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुख देव हमदानी साहब। आप तर्जुमान हैं हुकूमत सिंध के। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। ठीक है जनाब, कुछ देर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन मुद्दा वही है कि कराची में अगर नॉर्मल आप देखें और तमाम चीज़ों पे अगर नज़र डालें, और सिर्फ ना सिर्फ कराची बल्कि इस वक्त और पूरे तमाम सिटीज़ की बात करें तो ओवरऑल सूरत हाल ये है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने चाहते हैं, स्पेशली मैं सिंध की सतह पे कहूँ, ओवरऑल पाकिस्तान में भी है लेकिन ख़ासतौर पर सिंध में ये हाल है कि अगर आप यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको तकरीबन उस पर 60% आपको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन साथ ही साथ इस वक्त बहुत चर्चा था कि दुबई में आप प्रॉपर्टी ले लें, और दुबई में प्रॉपर्टी लेने वालों को इस वक्त ये कहा गया, नैब की तरफ से कहा गया कि जनाब उनकी जो वहाँ पे बाइंग है उसको कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग के ज़मरे में लाया जाएगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं? ग्राउंड रियलिटीज़ ये कहती हैं कि अगर आप यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो आपको 60% टैक्स देना पड़ता है, जबकि आप कुछ मुसाफत में जाएँ और वहाँ पर अगर दुबई में आप कोई प्रॉपर्टी ले लेते हैं और वहाँ पर अगर कोई भी बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं तो सिर्फ 9% आपको टैक्स देना पड़ता है। यहाँ पर अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आपको मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हुए वहाँ पर रिश्वत भी देनी पड़ती है, चाहे आपकी प्रॉपर्टी का मामला हो, बिजनेस का मामला हो। लेकिन अगर आप यही काम किसी और जगह जाके करते हैं, खासतौर पर हम दुबई की बात करें तो दुबई में आपको बाकायदा डिजिटली तमाम चीज़ें मिलती हैं। साथ साथ ये भी कहा जाता है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कई महकमों से होके आपको गुजरना पड़ता है, कितने ही लोगों को आपको रिश्वत देनी पड़ती है। लेकिन यही काम अगर आप कहीं किसी दूसरी जगह पे करते हैं तो फिर आपको उन टैक्सेस का सामना नहीं करना पड़ता और उन रिश्वतों का सामना नहीं करना पड़ता जो कि यहाँ पे हमें देखने में मिली है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तफसील से इन तमाम मौज़ूआत पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और मुझे ज्वाइन कर चुके हैं अतीक मीर साहब। आप ताजिर रहनुमाएं। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। अतीक मीर साहब, एक जुमला वायरल हुआ, हमने टेलीविज़न स्क्रीन्स पे देखा, ख़बरों की जीनत बने देखा, बड़े बड़े मीडिया ग्रुप में इस बात को कहा गया, नाम नहीं लिया गया, लेकिन वो जुमला ये था कि मुराद की जगह मरियम। आपका एक वजाहती पैगाम भी हमने सोशल मीडिया में देखा, आपकी ज़ुबान से सुनना चाहेंगे मामला क्या था? एक निजी महफिल थी, एक जिक्र नबी की तकरीब थी, तो एहसन इकबाल साहब मौजूद थे। उनसे शिकायत चल रही थी कराची के मसाइल के हवाले से। तो उस पर मैंने उनसे कहा कि आप चूंकि पीडीएम एक इत्तेहादी हुकूमत है मरकज में और उसमें पीपल्स पार्टी भी इत्तेहादी है, तो आप क्यों नहीं कराची के मामला जिसमें पानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, दीगर अनगिनत मसाइल हैं, इसके लिए क्यों आप कोई दिलचस्पी नहीं लेते, या आप इंटरफेयर इसमें अगर हो सकते हैं तो सिंध हुकूमत को आप इस बात पे कायल करें कि वो गुड गवर्नेंस के तौर पे कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करे, कराची के शहरियों के लिए जो मसाइल मुश्किलात है उसका अजाला करे। उसी में फिर मैंने एक तंजिया बात की थी कि या तो फिर कुछ अरसे के लिए मरियम हमें दे दें
और मुराद अली शाह को आप पंजाब ले जाएं। अब ये चूंकि मुझे ये नहीं पता कि इनमें 32 का आंकड़ा चल रहा है दोनों पार्टियों के बीच में इसी मामले में, और वो वायरल किया गया इसको बिलखुसूस। किसी ने ये बात जब बाहर चलाई तो ये फिर सियासी तौर पर इसको हाथों हाथ लिया गया और ये जुमला वायरल हुआ। जबकि अगर मुझसे पूछे, मैंने जो वजाहत पेश की, मैं ना तो पंजाब हुकूमत को आइडियल गवर्नेंस के तौर पे देखता हूं और ना ही सिंध हुकूमत को। एक सत्यानाश है तो दूसरा सवा सत्यानाश है। वो भी टिकटॉकर वजीर आला क्या कर रही है सिवाय एक शोर शाह के। वो जो भी काम ऐलान करते हैं वो लोग उसकी इस तरह नमूद और नुमाइश करते हैं जैसे दुनिया में कोई अनोखा काम है, और वो ढंग से काम होता भी नहीं है। और कराची की जो हालत है, जो सिंध की हालत है, वो तो आपके सामने है कि ये तो मुकम्मल तौर पर एक माफियाज का शहर बन गया है। कौन सी ऐसा सेक्टर है या कौन सा ऐसा शोबा है जब माफियाज नहीं है? देखिए पूरे शहर में पार्किंग का निजाम माफियाज के हाथ पे है। अच्छा अतीक मीर साहब, इस बात को मुकम्मल करते हैं। मेरी ये समझ से बाहर है, क्या हमारे जो है वो मिजाज इतना गिर चुका है या हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे? जबकि ये स्क्रीन पे साफ देखा जा सकता है कि आपने भी मिजाह के अंदाज में ही बात बोली, एहसन इकबाल भी खिलखिला के हंस पड़े, लेकिन संजीदा गुफ्तगू उस लिहाज से नहीं थी जैसे रूटीन में बात होती है। लेकिन ये जो सामने से बयानात आए तर्जुमान सिंध की हुकूमत की तरफ से कि खुशामदी टोला कहा गया, मैंडेट की बात कर ली गई, काफ़ी मामला आगे चला गया। इस मामले को किस तरह से आपने देखा और जब आपकी भी नज़रों से ये बयानात गुजरे होंगे? देखिए, सियासत में अब अदम बर्दाश्त बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक आप मुनाफिकत इस हद तक है, देखिए आप साथ बैठे में माजी किसी को भूला नहीं है कि जब एमकेएम और पीपल्स पार्टी सिंध में इत्तेहादी थे और एक दूसरे की जड़ें भी काटते थे। इसी तरह इस वक्त भी आप देखिए कि वफाक में ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की इत्तेहादी हैं, पीपल्स पार्टी और ये नून लीग, लेकिन अंदर से किस तरह एक दूसरे से बैर रखते हैं। तो ये मुनाफिकत है। एक दूसरे के खिलाफ कोई ऐसा जुमला वो मजाक में ही क्यों ना कहा गया हो, तंज और मजाक के पैराए में क्यों ना कहा गया हो, इन्हें बर्दाश्त नहीं है। ये कुछ मैं ये समझता हूं कि खुशामद पसंदाना अनासिर ने इन लोगों को इस तरह घेरे में ले लिया है कि कोई बताता भी नहीं है कि आपसे क्या क्या गलतियां हो रही हैं, आप अपनी इस्लाह किस तरह कर सकते हैं, आप अपनी साख किस तरह बहाल कर सकते हैं, कोई बताता नहीं है। हम जैसा बंदा अगर किसी भी शक्ल में किसी तरह से कोई ऐसी बात कर जाता है तो वो इनकी आग बगूला हो जाते हैं उसमें। तो ये दूसरे की तारीफ अपने सामने सुनना गवारा नहीं है और तनकीद करे तो भी बर्दाश्त नहीं है। अभी देखिए जिस तरह ताजरों के खिलाफ सिंध हुकूमत में कितने लोगों ने किस तरह जहर उगला है, तो आप इस बात को भी पसंद नहीं करते कि हम ये शिकायत बाहर किसी से करें। तो अगर आपको बुरा लगता है तो अपनी इस्लाह करें, अपने काम को बेहतर करें, साबित करें कि गुड गवर्नेंस के तौर पे आप लोग अपना नाम बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये जो जुमला मैंने कहा, मुझे इस बात की बेइंतहा खुशी हुई और मुझे लाखों लोगों की मुबारकबादें इस बात पे आई कि आपने एक सोए हुए जमीर को जगा दिया। ये लोग तो किसी की सुनते नहीं, किसी को जवाब नहीं देते थे, लेकिन इन्होंने एक जुमले के लिए मीडिया पर आना कम से कम इनकी मजबूरी बन गई। तो ये मेरी तो कोशिश होती है कि खुदा करे ये गैरत में आए, ये लोग कराची में कारकर्दगी दिखाएं और ये माफिया से हमारी जान छुड़ाएं। बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब, आपका बयान लेना ज़रूरी था, आपका मुद्दा सुनना ज़रूरी था। जिस किस्म की चेमें गोइयाँ हो रही हैं, जिस किस्म के इल्ज़ामात लग रहे हैं, क्या एक छोटी सी बात ही है, इसके पीछे कोई और सिलसिला है। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं सुख देव हमनानी साहब, आप तर्जुमान हुकूमत सिंध हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। सर, ये मामला एक छोटा मामला था, इसको ये कहा जा रहा है कि हिस्से मिजाह को मजबूत करना चाहिए, ये गुफ्तगू थी, लेकिन इस पे काफ़ी एक रिएक्शन आया कि मुराद की जगह मरियम। क्या कमेंट करेंगे?
सबसे पहले जो अतीक साहब बैठे हुए थे, ये इनका अंदाज़े गुफ्तगू बिल्कुल ही गैर मुनासिब था। कोई सिंध हुकूमत ने ताजिर बिरादरी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। हमारा कल से एक वाज़ेह मौक़िफ़ है। ये जो कल बयान आया है वो एक साजिशी टोला, एक मखसूस टोला या एक फर्द का बयान है, ना कि पूरी ताजिर बिरादरी का। अभी भी ताजिर बिरादरी की जानिब से कोई वजाहत नहीं आई, ना ही इनके सपोर्ट में वो लोग आई हैं। सर अतीक मीर साहब ने ये जुमला कहा था जी, अभी उन्होंने कहा है ताजिर बिरादरी के खिलाफ सिंध हुकूमत जहर उगल रही है। कोई हमने ऐसी कोई बात नहीं, हमने इस शख्स के खिलाफ हमने बात बोली कि ये जो उनका अंदाजे गुफ्तगू था कल, क्योंकि कल रात को उनकी खुद ही वीडियो आ गई थी कि मैंने जी जोक किया था, ये मजाक था। अभी इनका बयानिया चेंज हो गया। ये तो अपने एक बयानी पे खड़े ही नहीं हो रहे। सिंध गवर्नमेंट शुरू से ही प्रोएक्टिव है ट्रेडर्स के हवाले से। अभी आपने रिसेंटली लिखा, लास्ट वीक दाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लॉन्च किया अपनी ट्रेडर कम्युनिटी के साथ, जहां पे हम $3 बिलियन अट्रैक्ट करने जा रहे हैं, 1 लाख जॉब्स क्रिएट करने जा रहे हैं। हमारा नून लीग के साथ कोई इशू है नहीं है, ये जो है उस चीज को पता नहीं क्या रंग दे रहे हैं। ऐसी कोई जो है बात नहीं कि हम जो है ताजिर बिरादरी को फैसिलिटेट नहीं करते हैं। हमारी सिंध हुकूमत चेयरमैन बिलावल साहब। सर आपके जुमले में बता देती हूँ जो सादिया जावेद साहिबा ने कहे हैं, उन्होंने कहा है कि इस पे सख्त रद्द-ए-अमल तो आया है, खुशामदी टोला कहा गया और मजीद बहुत सारी ऐसी चीजें कही गई। अतीक मीर साहब का नाम तो कहीं पे नहीं आया। चलें ठीक है, आपकी एक बात की वजाहत हो जाती है, लेकिन इस वक्त आपके सामने जाते जाते अतीक मीर साहब ने कहा कि जमीर तो जागा, बयानात तो आए, इनको अंदाजा होना चाहिए कि परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए। वो वजाहती बयान एक तरफ, लेकिन अभी अतीक मीर साहब के ये ऑन रिकॉर्ड जुमले हैं और जिन्होंने नहीं भी सुने वो हमारे यूट्यूब चैनल पे बाद में प्रोग्राम में देख सकते हैं। क्या कहेंगे कि वाकई ताजिर बिरादरी जो है वो इतनी परेशान है और आप समझते हैं कि परफॉर्मेंस के मसाइल हैं, इस वक्त नहीं देखा जा रहा सिंध के ताजरों को कि जो ये नौबत आ गई है? देखिए, लेट मी रीट्रेट अगेन, जो भी बयान आया है वो अतीक साहब की जानिब से है। कोई भी ताजिर बिरादरी ने कोई कलेक्टिवली या किसी प्लेटफॉर्म से बयान नहीं दिया, ये इनका जाती बयान है। पहली बात, सिंध हुकूमत, आप सिंध हुकूमत की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ले लें। द इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि एशिया पूरे में 6 नंबर पे आ रही है। मैंने अभी आपको दाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मिसाल दिया, अभी आप शाहराह भुट्टो की मिसाल ले लें। कराची वो शहर है जो मुल्क का 70% रेवेन्यू जनरेट करता है। सिंध गवर्नमेंट ना सिर्फ कराची के ताजरों को या सिंध के, पर पूरे मुल्क के ताजिर जो यहाँ पे आते हैं, जो इम्पोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, सबको फैसिलिटेट करती है। उनके लिए हमेशा प्रोएक्टिव होती है, उनकी चीजों को सीरियसली लेती है। कल भी बिलावल साहब और चेयरमैन साहब एक डेलीगेशन से मिलने जा रहे हैं। ये मैं एक थोड़ा सा हट के बात करूं, उस पर जरा नजरसानी कीजिएगा हमनानी साहब। ये जो आप शाहराह भुट्टो का जिक्र कर रहे हैं, एक दफा फिर से इस पे टीम को बिठा के देख लीजिएगा कि वाकई ये जहाँ शाह फैसल कॉलोनी में आपका जो सड़क खत्म हो रही है, ये लोगों की परेशानी में इजाफा किया है या कम किया है? मैं मानती हूँ बहुत आसानी से सफर हो जाता है, लेकिन उसके बाद जहाँ वो एंड हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है? मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इसको भी एक दफा नजरसानी कर लीजिएगा। बिल्कुल, रिक्वेस्ट इज एक्नॉलेज्ड। ये फेज 1 है, अभी तक शाहराह भुट्टो कंप्लीट नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, कोई प्रोजेक्ट रवा होता है तो उसमें मॉडिफिकेशंस होती हैं। इनके एनी इश्यूज बीइंग फेस्ड सर, प्लीज कंटिन्यू। तो ये जो उनका बयान है वो एक इनकी इंफरादी वो है जो है हैसियत में है। कोई ट्रेडर कम्युनिटी ने जो है कोई कलेक्टिवली बयान नहीं दिया। मैंने आपको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मिसाल दी, दाबेजी इकोनॉमिक जोन की मिसाल दी। जनरली ताजिर कम्युनिटी को जो गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है पूरे सूबे में जो करती है, ना सिर्फ कराची में। और सिंध इज अ ट्रेडर फ्रेंडली प्रोविंस। सिंध से ज्यादा कोई ट्रेडर फ्रेंडली प्रोविंस है ही नहीं, क्योंकि कराची हमारा एक मेल्टिंग पॉट है। आप देखें, कराची के अलावा पूरे मुल्क में कोई मेल्टिंग पॉट नहीं। यहाँ से पूरे सिंध से लोग नहीं आते, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं तजारत करने, ट्रेड करने, अपनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए। 2.5 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड आबादी है, 4 करोड़ से ज्यादा आपकी जो है रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड आबादी मिला के बनती है यहाँ कराची में। तो ये इनका इंडिविजुअल हैसियत में बयान है और एक मखसूस साजिशी या खुशामदी टोला है। ये हम अभी से नहीं, काफी अरसे से कह रहे हैं। कुछ अर्सा पहले मिर्जा वहाब साहब ने भी इस चीज पे कमेंट किया था, जब एक मीटिंग में जो है उन्होंने अननेसेसरी जो है वो सेम एक आग लगाने की कोशिश की थी ट्रेडर कम्युनिटी के हवाले से। पीपल्स पार्टी में ट्रेडर कम्युनिटी की भरपूर नुमाइंदगी है। हर तरह का ट्रेडर पीपल्स पार्टी से वाबस्ता है। इनको कोई इश्यूज हैं जो हर महीने सीएम साहब हर 2 महीने बाद ट्रेडर कम्युनिटी से मिल रहे होते हैं, कल भी मिल रहे हैं। वहां पे जो है वो अपने रेस करें ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के थ्रू, ये मीडिया पे आ जाना। कल रात को उन्होंने अपनी वीडियो दी, एक इन्होंने स्टांस लिया कि जी मैं तो मजाक कर रहा था। अभी इन्होंने आके दूसरा बयान दे दिया कि जिनका जमीर जागा। ये सियासत कर रहे हैं या सही में ताजिर कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर रहे हैं? पहले ये ताजिर कम्युनिटी वाजे तो करे इस चीज को। लेकिन सर एक पोजीशन पे तो है, जाहिर से पता, आप ये नहीं कह सकते किसी का इंडिविजुअल बयान है। ताजिर रहनुमा तो हैं, अतीक मीर साहब की एक हैसियत तो है कराची के हवाले से।
तो ठीक है जी, इनको बोले फिर ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स अपना बयान दे दें, इंडिविजुअल कैपेसिटी में क्यों दे रहे हैं? सर, अगर ऑफिशियली बात की जाए तो क्या आपको नहीं लगता कि कराची का ताजिर अभी भी परेशान है, चाहे वो टैक्सेस के इश्यूज हों? आप भी मानते हैं कराची वाले ओवरऑल टैक्सेस के हवाले से परेशान है, लेकिन जो जो कारोबार कर रहे हैं, चाहे वो छोटा कारोबार कर रहे हैं या बड़ा कारोबार कर रहे हैं, तमाम लोगों को काफी प्रॉब्लम्स तो हैं। टैक्सेस का मसला, इट्स ऑलवेज टैक्स कलेक्शन मेनली इज एन फेडरल इशू। प्रोविंशियल जहाँ पे टैक्सेस का इशू आता है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं वो हमेशा हमारे क्लोज लेजॉन होता है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब डायरेक्टली राब्ते में है। आपका जो पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उसके अलावा जो ताजिर कम्युनिटी है, इनके नुमाइंदगी, इनको पूरे चैनल्स हमने लाइन ऑफ कम्युनिकेशन दी हुई है। हमारे मिनिस्टर्स इनके साथ राब्ते में, दे कैन ऑफिशियली पुट अप देयर इश्यूज। अच्छा, एक ये इशू टैक्सेस का है, एक एनर्जी जो है वो सेक्टर आ जाता है, चाहे उसमें हम गैस के मसाइल ले लें, चाहे वो बिजली के मसाइल ले लें, तमाम चीज़ें भी अपनी जगह कराची में फेस किए जा रहे हैं। साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी है। कुछ चीज़ें तो गवर्नमेंट सिंध के हाथ में है, कुछ चीज़ें जो है वफाक से रिलेट कर रही होती हैं। आप क्या समझते हैं इस वक्त जो सिंध गवर्नमेंट के पास जो इशूज़ आ रहे हैं, जिसको एड्रेस करना है, उसमें किस हद तक सिंध गवर्नमेंट ने काम किया है? लेकिन दो बातें हो गई, एक तो एनर्जी के हवाले से हो गई जिसमें आपका गैस और आपने इलेक्ट्रिसिटी बात की, दूसरा आपने बात की लॉ एंड ऑर्डर की। मैं पहले एनर्जी की बात करता हूँ। थर कोल की मिसाल ले लें, इट्स एन वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आपकी कह रही हैं थर का सबसे सस्ता कोयला है जो पूरे पाकिस्तान को थर जो है बिजली सप्लाई कर रहा है। जो भी बिजली जनरेट हो रही है पूरे सूबे सिंध से विंड मिल्स के थ्रू, आपके थर कोल के थ्रू, वो नेशनल ग्रिड में जा रही है। वहां से हमें भी एतराजात हैं, फेडरल गवर्नमेंट हमारा ड्यू इलेक्ट्रिक शेयर हमें नहीं दे रही। सिमिलरली सेम गोज फॉर द गैस सिंध में, जहां से हम जो है वाफिर मिकदार में गैस प्रोड्यूस करके फेडरल उसमें किटी में डाल रहे हैं जो है पूल में। कोटकी से आप मिसाल ले लें, और ये डीजल जहाँ पे आपकी है, या आपके जो भी गैस के जखायर हैं, वहां से हमारे उन इलाकों में हमें गैस नहीं दी जा रही जहां से हम जो है पूरे मुल्क को सप्लाई कर रहे हैं। तो इस चीज पे हमने कलेक्टिवली बार बार प्रोटेस्ट किया है फेडरल गवर्नमेंट के साथ। ये सिंध जो है इस चीज पे बार बार अपनी आवाज उठाता रहा है। रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से सिंध गवर्नमेंट इज प्रोएक्टिव। कोई भी वाकया होता है कराची में, सीएम साहब डायरेक्ट उसको मॉनिटर करते हैं, डायरेक्ट उसकी जो है उसको हल करने के लिए उसकी रिपोर्ट कॉल करते हैं राइट अवे। जो भी रिसेंट वाकया हुआ आप उठा के देख लें, तो ये वर्किंग ऑन इट। लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमने अभी कराची के हवाले से मिसाल ले लिया, हमने सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया है। मोर देन 350 पोल्स हैव बीन इंस्टॉल्ड। आप सिंध के हवाले से हमने S4 प्रोजेक्ट जो है इंस्टॉल कर लिया, जो पोल टूल प्लाजास हैव बीन जो है आर बीइंग मॉनिटर्ड। तो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से पूरी सिंध गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली काम कर रही है, ना सिर्फ कराची में, पूरे सिंध में। अच्छा सर, ये तो देखा गया है कि जहाँ पे हुकूमत जिस सूबे में जैसे होती है, वो कहा जाता है कि जो पुलिस है उसी के मातहत होकर उनका काम कर रही होती है, लेकिन खासतौर पर इल्ज़ाम जो हैं वो सिंध पुलिस पे ज़्यादा लगाए जाते हैं कि जी जनाब ये मैं माजरत के साथ, लेकिन चूंकि हमें हकाइक सामने लाने पड़ते हैं तो मुझे जुमला कहना पड़ेगा कि सिंध हुकूमत की ज़ाती मुलाजिम के तौर पे पुलिस काम कर रही होती है। ठीक है, आप ओबे करते हैं चीज़ों को, ऑर्डर, लेकिन इसके साथ साथ अभी जो रीसेंट वाक़या हुआ कि यहाँ पे जो चीनी सरमायाकारों ने पुलिस के हवाले से शिकायत लेके गए हैं वो कोर्ट में, और उसकी सुनवाई का भी सिलसिला है। ये तो अब कोर्ट में शिकायत लेके गए हैं, ये तो बहुत पहले से हो रहा था कि जनाब एयरपोर्ट से, वो कहते हैं एयरपोर्ट से लेके घर तक में हर चीज़ में भत्ता मांगा जाता है, सिक्योरिटी के नाम पे उनको तंग किया जाता है। इस हवाले से कोई पेशरफ्त हुई है? यकीनन आपके सामने से भी ये मामला गुजरा होगा। देखिए, मैं थोड़ा आपको क्लेरिफाई करता चलूं, कोई चाइनीज ताजिरों ने कंप्लेन नहीं की, ये एक फर्दे वाहिद है का ग्रुप है। देखिए, पाकिस्तान में जो चाइनीज रह रहे हैं उनकी दो कैटेगरीज हैं, एक जो सीपेक रिलेटेड है जो ऑफिशियल कैपेसिटी में आ रहे हैं, दूसरे हैं नॉन सीपेक रिलेटेड जो प्राइवेट कैपेसिटी में आ रहे हैं। ठीक है, तो सिंध में कानून है द सिंध सिक्योरिटी ऑफ वल्नरेबल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2015। जो भी वल्नरेबल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो दोनों पे अप्लाई होती हैं ये कानून, जो सीपेक रिलेटेड है, नॉन सीपेक रिलेटेड, दोनों जो है कैटेगरीज पे अप्लाई होती है। इस पे सर्टेन एसओपीज हमने तैयार की है सिंध गवर्नमेंट ने। ये एसओपीज जो हमने तैयार की हैं वो चाइनीज कॉन्सुलेट, चाइनीज एम्बेसी को ऑन बोर्ड लेके, उनकी रहनुमाई लेके, उनकी गाइडेंस लेके, उस एसओपीज में जो हमने चीजें देनी होती है चाइनीज नेशनल्स को, जो सीपेक रिलेटेड आते हैं या सीपेक से एफिलेटेड होते हैं, उनको हम बुलेट प्रूफ कार्ड्स भी देते हैं, उनको हम जो है सारे सीसीटीवी इंस्टॉल भी करके देते हैं, उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। जो नॉन सीपेक रिलेटेड जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, जैसे एक प्राइवेट इन्वेस्टर भी हाई कोर्ट में गए हैं, तो उनको भी एसओपीज फॉलो करनी होती है, बट वी डोंट प्रोवाइड देम दीज थिंग्स, क्योंकि वो प्राइवेट कैपेसिटी में आ रहे हैं। हम अपनी जेब से उनको बुलेट प्रूफ गाड़ी ये सब चीजें देती है। आप मुल्क की हालात देखिए, अभी 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले कराची एयरपोर्ट पे भी चाइनीज नेशनल्स के अगेंस्ट वाकया हुआ।
सिंध गवर्नमेंट के लिए ये एक सीरियस इशू है चाइनीज नेशनल्स की सिक्योरिटी का। जो भी ये एसओपीज फॉलो नहीं करेगा, इस लॉ को फॉलो नहीं करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इसको आप हरासमेंट नहीं कह सकते, क्योंकि हमने ये एसओपीज चाइनीज कॉन्सुलेट एम्बेसी को ऑन बोर्ड तो सर यहाँ पे मैं आपकी बात से 100% मैं मुत्तफिक हूँ, लेकिन यहाँ पे भत्ता, रिश्वत, किए जाने वाले अल्फाज का इस्तेमाल हो रहा है। अगर कोई कर भी रहा है, अगर मीडिया में चीज आ भी रही है, तो आपको एक्शन लेना चाहिए फिर इस हवाले से। इस तरह तो सिंध की पुलिस बदनाम हो रही है। मैं रिक्वेस्ट करता चलूं, ये केस जो है 1.5 महीना पहले जो है ये जो है पुट किया गया था, अभी उसको टेकअप किया गया हाई कोर्ट की जानिब से। जैसे ये केस हुआ है, सिंध होम मिनिस्टर ने एक स्पेशल इंक्वायरी कमेटी बिठाई है। हो सकता है किसी इदारे में कोई काली भेड़ हो, पूरी की पूरी सिंध जो है पुलिस को डिस्क्रेडिट करना ये गैर मुनासिब है। देखें, हमारे नौजवानों ने शहादतें दी हैं, सिंध पुलिस ही है जिसकी वजह से हम रात को सुकून से सो पा रहे हैं। पूरी की पूरी पुलिस फोर्स को डिस्क्रेडिट करना वो गैर मुनासिब है। किसी एक सिपाही ने, किसी एक ऑफिसर ने उनको तंग किया, पूरा एक मैकेनिज्म बना हुआ है। हमारे को 1715 की कंप्लेन सेल की हेल्पलाइन लॉन्च हुई है, आईजीपी कंप्लेन सेल है। ऊपर से जो भी चाइनीज नेशनल्स होते हैं, वो एक स्पेशल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होती है टू लॉन्च द कंप्लेन्स विद रिगार्डिंग देयर सिक्योरिटी। तो हमें तो इनकी जानिब से कभी भी कोई ऐसी कंप्लेन नहीं दी गई। अगर कोई इनके साथ पर्सनल कैपेसिटी में किसी सिपाही ने, किसी ऑफिसर ने ऐसी कोई हरकत की, हमें कंप्लेन देते ही ऑफिशियली, हम उसके खिलाफ जो है एक्शन देते। नेवरदलेस हमने एक स्पेशल जो है इन्वेस्टिगेशन टीम, जो है इंक्वायरी टीम, इस पे होम मिनिस्टर साहब ने डिप्लॉय की हुई है। बट चाहे वो सीपेक रिलेटेड चाइनीज नेशनल आए या नॉन सीपेक रिलेटेड, एसओपीज हर किसी ने फॉलो करनी है। चाइनीज नेशनल्स की जब बात आती है, इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। हमारे जो चाइना के साथ ताल्लुकात हैं वो अभी से नहीं है, और कितने स्ट्रेटेजिक है वो आपको भी पता है। सीपेक के हवाले से या जियो पोलिटिकल हवाले से, जो किसी भी चाइनीज नेशनल की अगर सिक्योरिटी की बात आती है, कराची में, सिंध पे, कहीं भी, वो पूरी मुल्क की बात होती है। तो हम उसको उस सीरियसनेस के लेवल पे देखते हैं। तो उस सिक्योरिटी मेजर्स को आप हरासमेंट कह लें, वो मुनासिब नहीं है। सर हमारे साथ ही रहिएगा, एक जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी मेजर्स को अगर हरासमेंट का नाम दिया जाए, लेकिन अगर खबरों की जीनत में पूरी सिंध पुलिस का नाम लिया जा रहा है तो सवालिया निशान ज़रूर है, नहीं होना चाहिए अगर इस तरह से, जिस तरह से बात कर रहे हैं इस वक्त मानी साहब। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं सिखदेव हमदानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साथ साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं रेहान अकरम साहब। आपका ताल्लुक MQM से है, आप MPA हैं। रेहान अकरम साहब, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। रेहान अकरम साहब, इस वक्त हम बात कर रहे थे कराची की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से, ताजिर बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से। क्या समझते हैं कि क्या आप मुतमईन हैं इस वक्त जो कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, ख़ास तौर पे जो कारोबारी हजरात को उसको फेस करना पड़ता है, आप किस हद तक मुतमईन हैं कि पहले के लिहाज से अब हालात बेहतर हो चुके हैं? सना, देखिए, हम तो मुतमईन होने का लफ्ज तो खैर हमारी डिक्शनरी में अभी आ ही नहीं सकता। वजह कि हम तो आए दिन असम्बली में एहतजाज कर रहे हैं, असम्बली के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अपने मरकज पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। अभी कल ही की बात है, आप देखिए ना, कल एक नौजवान फिर जो है, क्या नाम है, वो डकैतों के हाथ में मारा गया। तो ये सूरत हाल तो हमारी है। फिर ताजिरों को भत्ते की पर्चियां भी मिल रही हैं, फिर दीगर और सूरत हाल है। तो नामुमकिन सी बात है कि इस वक्त इत्मीनान और मुतमईन का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, फिर रेहान अकरम साहब, आपसे बात करूं या जमात इस्लामी से बात की जाए, आप तमाम चीज़ें सिंध हुकूमत पे डालते हैं कि उनकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि वो काम करें, वो काम नहीं कर रहे हैं। क्या सिर्फ सिंध हुकूमत ही इन चीज़ों को ठीक कर सकती है, आपके पास कोई और प्लान भी है कि जनाब मिलकर इन तमाम चीज़ों को हल करते हैं? देखिए, हमने बहुत दफा ऑफर किए, कुछ ऐसे जो है वो मामलात हैं जिन्हें मिलकर ही हल किया जा सकता है। लेकिन सिंध गवर्नमेंट पिछले, हम क्यों ना करें, मैं बार बार इससे पहले भी आपके प्रोग्राम में आया हूँ, हम सिंध गवर्नमेंट को अगर से को नहीं कहें तो किसको कहें? 16-17 साल से सिंध गवर्नमेंट ही लगातार बैठी हुई है ना, कोई और तो बीच में आया नहीं है। पहले इल्जाम लगा देते थे 3 साल का टाइम मिला जी, 5 साल का टाइम मिला, उसके बाद फला आ गया, उसने सब बिगाड़ दिया, हम तो बहुत अच्छा करने जा रहे थे। अब तो आपको रेगुलर 17वां साल भी पूरा हो गया आपका, तो अब किसको बोलें? सिंध गवर्नमेंट को नहीं बोलें तो। फिर लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर हमने असेंबली में खड़े होकर ऑफर किए, हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे ऑफर की कि हमारी जहां जरूरत है हम साथ देने के लिए तैयार हैं। अच्छा रेहान अकरम साहब, असेंबली फ्लोर पे तो आप अपोजिशन में मौजूद हैं, क्या आपको कभी मीटिंग्स में भी बुलाया जाता है? कभी कराची के हवाले से फैसले करने हों, कभी चीजें हों, कोई वाकया हो गया, क्या इस पे, क्या पर्सनल मीटिंग्स पे भी आप लोगों को बुलाया जाता है?
नहीं जी, आज तक तो हमें नहीं बुलाया गया इस सिलसिले में। अच्छा, फैसले ठीक। करने के बाद जरूर कभी कभार कहीं ना कहीं असेंबली फ्लोर पे कोई आगाही दी जाती है, लेकिन उसकी परसेंटेज भी 5 से 10% रखी है। लेकिन फैसला करने से पहले ये मैंने बात जब उनसे पूछी सिंध गवर्नमेंट से, तो उन्होंने ये कहा कि जनाब अपोजिशन में जाने का फैसला इन्हीं का था, अगर हमारे साथ होते तो फिर ज्यादा बेहतरी हो जाती, फिर हम इनको मीटिंग्स में और फैसले में भी बुलाते। नहीं तो अपोजिशन में जाने का फैसला अगर हमारा था तो अपोजिशन की असेंबली का हिस्सा नहीं है? अपोजिशन के साथ मिलके बैठ के बात नहीं की जा सकती? अगर हम अपोजिशन में तो क्या हम जो है वो हमें क्या मतलब क्या कहना चाहिए कि अब हमारा इस्तेकाक नहीं है कोई? ऐसा थोड़ी है। चले साथ ही रहिएगा। रेहान अकरम साहब, सुखदेव हमनानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी सुखदेव, क्या कहेंगे? मामला वही आ गया सुखदेव, थोड़ी देर पहले आप ने काफी अच्छा माहौल पेश किया कराची का, बड़े अच्छे आपने फैसलों की बात की, आपके सामने है, एमकेएम से ताल्लुक है और असेंबली फ्लोर पे मौजूद हैं, आप खुद सुन सकते हैं कि क्या बयान दिया गया है। मैं रिक्वेस्ट करूं, हमारा इनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप इन असेंबली में हमारी जो भी स्टैंडिंग कमेटीज हैं, सब स्टैंडिंग कमेटीज का हिस्सा है, इंक्लूडिंग द होम कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ होम। अभी रिसेंटली इंटरमीडिएट बोर्ड के हवाले से इशू हुआ था, वहां पे भी स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई, उसमें भी इनकी रिप्रेजेंटेशन है, इनको रिप्रेजेंटेशन दी, इनके साथ बैठ के मसले हल कर रहे हैं। रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, उन्होंने कहा 15 साल से हमारी हुकूमत है, 2008 में जब हमारी हुकूमत आई, कराची में एवरेज 30+ टारगेट किलिंग डेली होती थी। अगर आप भूल गए शायद, आप भूल गए, इसमें आपकी गलती भी नहीं है क्योंकि अभी नहीं होती, तो जाहिर सी बात लोगों की मेमोरी काफी शॉर्ट होती है। अभी आपको वो टारगेट किलिंग यहाँ कराची में नहीं मिलती, अभी आपको स्ट्रीट क्राइम मिल रहा है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टारगेट किलिंग एंड स्ट्रीट क्राइम। ठीक है जी, लेट्स एग्री ऑन दिस थिंग। 30+ डेली बेसिस पे होती थी, कभी 18, कभी 21 लोग ट्रैक रखते थे। आज कितनी टारगेट किलिंग हुई? 20 हुई, आज 18 हुई, आज 35 हुई। अभी वो माहौल आपका नहीं है, स्ट्रीट क्राइम है। मैंने जैसे पहले अर्ज किया आपको, कराची मेल्टिंग पॉट है, 4 करोड़ के ऑलमोस्ट आबादी है, रजिस्टर्ड नॉन रजिस्टर्ड मिला के 2.5 करोड़ 2.25 करोड़ आपके रजिस्टर्ड है। बाकी माइग्रेटरी पॉपुलेशन जो पूरे मुल्क से आती है, जो यहाँ पे रहती है पर रजिस्टर्ड नहीं करवाती अपने आप को, जहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अवेल करके वापस चली जाती है। तो जो मेल्टिंग पॉट पूरा मुल्क आपका आके एक शहर में आता है, पूरा आप समझिए कि पूरे सूबे जितनी पॉपुलेशन है इस शहर की, तो गवर्नेंस के इश्यूज आते हैं। नेवरदलेस हमें कॉग्निजेंस है इन सब इश्यूज का। मैं आपको बताता चलूं, कराची पुलिस का लंदन पुलिस से ज्यादा जो है सक्सेसफुल रेट है इन सॉल्विंग द केसेस ऑफ स्ट्रीट क्राइम जिसमें इंजरी या मर्डर इन्वॉल्व होता है, जैसे भी रिसेंटली अब बताया। 2024 की मैं आपको मिसाल देता चलूं, 78.9% सक्सेस रेट है कराची पुलिस का स्ट्रीट क्राइम के हवाले से। जिसमें कोई इंजर हुआ है तो उसके क्रिमिनल को पकड़ा गया है, या जिसमें कोई जो है मर्डर हुआ है, किसी को स्ट्रीट क्राइम की मतलब मारा गया है, तो उसके मुजरिम को पकड़ा जाएगा। 78% हमारा सक्सेस रेट है। देव हमनानी साहब, मैं बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ आपकी जमात को भी और एमकेएम को भी, वो भी नई लोगों के सामने ला रहे हैं, स्पेशली आपके जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो भी यंग ब्लड को सामने ला रहे हैं। जब हमें पता है जो कराची का इशू आप खास तौर पर एड्रेस कर रहे हैं कि तमाम मुल्क से जो है यहाँ पे लोग आते हैं, अपना फ़ायदा उठाते हैं, यहाँ से जाते हैं, काम करते हैं, इसका कोई तो स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, चाहे वो आज इम्प्लीमेंट हो। अगर आज आप बनाएंगे तो आगे 5-10 सालों में या 25 सालों में होगी, लेकिन जो माहौल इस वक्त चल रहा है, आपको लगता है कि आगे भी हम इसको केटर कर सकते हैं और बहुत लॉन्ग टर्म ये मसाइल जो है वो हम उसको संभाल सकते हैं? जी बिल्कुल संभाल सकते हैं और संभाल रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि डेली बेसिस पे जो इशू आते हैं तो इट्स अ फ्लूइड प्रोसेस। आपके इश्यूज एक आते हैं, आप उनको सॉल्व करते हैं, फिर नए चैलेंज आते हैं, फिर आप उनको सॉल्व करते हैं। ऐसे नहीं आज इश्यूज हैं कल नहीं होंगे। कराची जैसा जो शहर है, इसके इश्यूज कभी जो है एक दिन में खत्म नहीं हो सकते। आप सॉल्व करते हैं, नए चैलेंज आते हैं, आपकी आबादी बढ़ती है, आपके पानी के इश्यूज आते हैं, आप वो हल करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज आते हैं, वो हल करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज आते हैं, आप हल करते हैं। तो इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, फ्लूइड प्रोसेस होता है। अच्छा, अगर सुखदेव हमनानी साहब, अगर हम आपसे ये कहें कि सिंध पुलिस को भी जो है वो बल्दियात के अंडर कर देना चाहिए इलाकों वाइज, तो फिर आप क्या कहेंगे इस पे? आई वुड डिसएग्री। पूरा आपका CPLC बना हुआ है, सिटीजन पुलिसिंग लिएजन, जो सिविलियन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये एक आपका प्योरली जो है गवर्नमेंटल सिक्योरिटी अपरेटस है। आप उसको लोकल गवर्नमेंट CPLC गवर्नमेंट के अंडर चल रहा है या प्राइवेट बेसिस पे चल रहा है, या प्राइवेट और गवर्नमेंट पार्टनरशिप की बेसिस पे चल रहा है? CPLC इज एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन जो पुलिस के साथ मिल के काम करता है। वो सिटीजन पुलिसिंग है, जो जिसमें उनका पूरा बोर्ड होता है। सिटीजन जो है अपनी एक नोटेबल्स जो होते हैं शहर के, वो उस बोर्ड में आते हैं और रेगुलेट करते हैं अपने CPLC को। पुलिस और CPLC सेपरेट है, वो इंडिपेंडेंट इदारा है, पुलिस के साथ लिएजन में काम करता है।
आपकी तरफ आते हैं रेहान अकरम साहब, क्या कहेंगे? काफी मुतमईन सूरत हाल बता रहे हैं इस वक्त तो सिख हमदानी साहब। अच्छा देखिए, मैंने बीच में बोला भी था कि मुझे इनकी आवाज बिल्कुल भी नहीं, आपकी आवाज बहुत क्लियर आ रही है लेकिन मुझे हमदानी साहब की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस बात का क्या जवाब दिया। मैंने कोशिश की है सुनने की, वो लेकिन ये मुझे कह रहे समझ नहीं हैं आ कि रही कराची चूंकि बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पे जो अब लोग आ रहे हैं दूसरे सिटीज से आ रहे हैं, तो हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से हम उसको देख सकें, लेकिन डेली के बुनियादों पे मसाइल हल हो रहे हैं और ऐसा नहीं है कि मसाइल एक दिन में हल हो जाएंगे। चीज़ें बेहतर करने की हम कोशिश कर रहे हैं, एक मसला एड्रेस होता है तो फिर दूसरा मसला भी खुल जाता है। मेरा ये सवाल था कि जी इसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग किस तरह से आप लोग कर सकते हैं? यकीनन आप भी स्टेक होल्डर हैं, MQM जो है स्टेक होल्डर है, तो जमात इस्लामी भी है और पीपल्स पार्टी भी है। लॉन्ग टर्म क्या मसाइल हल हो सकते हैं? मुझे बताइए, दुबई में कितनी आबादी मुकामी है और कितने लोग बाहर से जाते हैं? मुझे बताइए सिंगापुर में क्या सूरत हाल है? मुझे बताइए मलेशिया में क्या सूरत हाल? ऐसी बात थोड़ी है, दुनिया से तजुर्बात सीखने चाहिए। हमारे पास अगर बाहर से लोग आते हैं तो ऑनरशिप कौन लेगा, रजिस्ट्रेशन कौन करेगा, उनके आने के बाद वो कब आए, कहाँ रह रहे हैं, कहाँ उठ बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस काम से आए थे, ये कौन को चेक करे, किसका काम है ये? ऐसे थोड़ी होता है। मतलब आपका ये कह देना, देखें ऑनरशिप, कराची की ऑनरशिप कोई नहीं लेता, माजरत के साथ कराची की ऑनरशिप सिंध गवर्नमेंट भी नहीं लेती क्योंकि उसको वहां से वोट नहीं मिलते, और यही वजह है कि कराची की ये सूरत हाल है। सर अगर वोट नहीं मिलते तो किस तरह से मेयर बन गए हैं? क्या हुआ है, इतना बड़ी तादाद में वोट दिया गया है? इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। जब 15,000 से 25,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी अपने एरिया में बना देंगे और मुखालिफ एरिया में 70,000 से 90,000 पॉपुलेशन पे कॉन्स्टिट्यूंसी बना देंगे तो मेयर कोई भी ले आएगा। तो आप अभी जो आगे बल्दियात की तैयारियां आपने अभी से शुरू कर दी हैं, लोगों को देखना भी शुरू कर दिया है, पार्टी सतह पे चीजें हो रही हैं, तो क्या अगली दफा आप जब बल्दियाती इंतखाबात में खड़े होंगे तो इन मसाइल को एड्रेस करने के बाद खड़े होंगे या आप फिर बाइकआउट की तरफ जाने वाले हैं? नहीं जी, हम इंशाल्लाह इस मसाइल को एड्रेस करेंगे। 50% एड्रेस कर लिया है। आपको याद होगा कि इलेक्शन से एक दिन पहले हमने इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसकी वो विड्रॉ करवाई थी, 53 कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो बढ़वाई थी आगे। तो इंशाल्लाह ताला इस दफा वो ऑन ग्राउंड होंगी और फिर अभी इनकी जो है क्या नाम है हल्का बंदियां सूबाई और कौमी असम्बली की हुई हैं, उसी तरह से बल्दियाती हल्का बंदियां भी दोबारा होंगी। तो ये इंशाल्लाह कराची में हल्का बंदियां, ये मैं समझता हूँ 299 इस वक्त है, 246 एग्जिस्ट करती हैं, पेपर में 299 है, तो ये इंशाल्लाह ताला जाएंगे 400 के ऊपर, 350 से ऊपर जाएंगी ये, तो ये बेहतरी हो जाएगी। आपकी तरफ आते हैं सुखदेव हमदानी साहब। मुद्दा तो वही है जो मैं आपसे थोड़ी देर पहले मैंने बात की कि किसी तरह मसले को हल करने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम कहेंगे ये मामले हल नहीं हो सकते। जिस तरह से अभी मेरे दोस्त जो है वो रेहान अकरम साहब ये बात कर रहे थे कि दुबई की मिसाल वो दे रहे थे, दूसरे सिटी मलेशिया की मिसाल उन्होंने दी, तो हम किसी तरह कराची की लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो कर सकते हैं कि मसले को कैसे हल किया जा सकता है। जी, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, मैंने ये कतई नहीं कहा कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है या मसले हल नहीं हो सकते। मैंने कहा था इट्स अ फ्लूइड प्रोसेस, हम एक मसले हल करते हैं फिर न्यू आते हैं उनको हम हल करते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वी आर वेल अवेयर ऑफ द इश्यूज, लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स भी हैं, हमारा उनके साथ अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है। जो भी ये सिंध असेंबली में अपनी तजावीज रखते हैं, स्टैंडिंग कमेटीज में रखते हैं, हमेशा इनकी रिकमेंडेशंस को इनकॉर्पोरेट करते हैं, इनके साथ मिलकर काम करते हैं वगैरह। ये बात कराची से वोट नहीं पड़ते, मेरी आधी चीज का जवाब तो आपने खुद दे दिया कि वोट नहीं पड़ते तो हमारा मेयर, हमारे MNA MP कराची से जो है कैसे आते हैं। कराची जो है रिप्रेजेंट करता है पूरे मुल्क को, जितनी हमारी आबादी है या पोर्ट सिटी है, तो यहाँ पे हमारा मेयर होना ही इन इटसेल्फ सफिशिएंट कि जो है हम यहाँ के लोगों की ओनरशिप ले रहे हैं और यहाँ के लोग हमारी ओनरशिप ले रहे हैं। इनके नेवरदलेस हम इनके साथ मिलकर काम करते आए हैं, आगे भी करेंगे। इनके जो भी इश्यूज हैं, जो भी इनके रिकमेंडेशंस हैं, वी आर विलिंग टू वर्क टुगेदर। बहुत शुक्रिया सुखदेव हमदानी साहब हमारे साथ मौजूद है। रेहान अकरम साहब आपका बहुत शुक्रिया। मसला मेरे ख्याल से सिर्फ इतना ही है जो इस पर कंक्लूजन में पहुंचे, चाहे वो ताजिर बरादरी के मसाइल हों, सिंध गवर्नमेंट के मसाइल हों या MQM अपनी बात करते हो। यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि अगर आप समझते हैं कि कराची के वाकई ये है कि कराची पूरे मुल्क को 60% और 64% के करीब जो है वो सपोर्ट कर रही है यहाँ की इकॉनमी में, तो सोचना चाहिए कि मसाइल कैसे हल हो सकते हैं। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन
सिचुएशन को इतनी अच्छी नहीं है कि जिस तरह से पेश की जा रही है कि जनाब बड़ा जन्नत का माहौल है और सब कुछ ठीक हो गया है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे आम शहरी से लेके ताजिर बरादरी तक परेशान है। जिस तरह से यहाँ पे टैक्सेस लेने की सूरत हाल है, जहाँ तक सिन टैक्स की बात की जाए तो आपको ये अच्छी तरह से इल्म होगा कि अगर आप भी कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो उस पर भी आपका टैक्स कटता है। तो फिर ताजिर बरादरी जो है अपने तौर से जो दुकान चलाते हैं, जो छोटे ताजिर हैं, जो मिडल मैन हैं, वो भी अपने तौर से टैक्सेस दे रहे हैं। सोचने की ज़रूरत है कि 18वीं तरमीम के बाद जो लोगों पे टैक्सेस की सूरत हाल है उसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। कोई ऐसा फार्मूला किस तरह से बनाया जा सकता है कि अगर कोई मुल्क की इकॉनमी में सपोर्ट कर रहा है तो उसको सपोर्ट करने के लिए उसको फैसिलिटीज़ कितनी देनी चाहिए। क्या हम इस तरह से जो ताजिर बरादरी हो गई या वो लोग जो कि इन्वेस्टर हैं, वो लोग जो कि रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं और फिर सामने वालों को देते हैं, उन पे जिस तरह से टैक्सेस की सूरत हाल है वो भी देखना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो भी बात या जो मुद्दा कहा गया ताजिर बरादरी की तरफ से नहीं कहा गया, वो कह रहे हैं जनाब एक इंडिविजुअल की तरफ से कहा गया, ये सिंध गवर्नमेंट के तर्जुमान बात कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये भी सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं तो कोई ऐसी भड़ास थी, कहीं ना कहीं तो ऐसी बात थी जिसको कहना ज़रूरी था, और वो बात जो है वो जुबान पे आ ही गई कि यहाँ पे ताजिर बरादरी परेशान है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस हो या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, बेहतर होना ज़रूरी है। हम नहीं कहते कि चीज़ें बेहतर नहीं हो रही हैं, बेहतर हो ज़रूर रही हैं। मसला सिर्फ ये है कि अगर आपने 5 से 10 सालों की प्लानिंग नहीं की तो ये कराची बहुत बदतर सिचुएशन में पहुँच सकता है। हम आपको डराने वाली बात नहीं कर रहे, लेकिन हकीकत यह है कि जो भी सियासतदान, जो भी स्टेक होल्डर अपने आप को कराची का स्टेक होल्डर कहता है, अगर आज उसने मसाइल को एड्रेस नहीं किया तो कल उसका वोट नहीं होगा। कोई भी शख्स उसको वोट देने के लिए तैयार नहीं होगा। सियासत भी बचाएं, कराची को भी बचाएं। मेरे मुल्क पे हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।